हेलो एवरीवन, मैं रमा पांडे टारगेट फॉर आईक्यू में आप सभी का स्वागत करती हूँ। इससे पहले की वीडियो में हमने आर्टिकल 19 के फर्स्ट पार्ट को डिस्कस किया था, जिसमें कि आर्टिकल 19 के क्लॉज 1 राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को कंप्लीटली डिस्कस कर लिया था, क्योंकि आर्टिकल 19(1)(a) का जो क्लॉज है उसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के साथ में बड़े सारे इम्प्लाइड फंडामेंटल राइट्स इंक्लूड हैं। राइट टू स्ट्राइक हो गया, आपका बंद हो गया, आरटीआई हो गया, राइट टू प्रेस हो गया, तो बड़े सारे फंडामेंटल राइट हैं जो कि उसमें शामिल होते हैं। उन सबको डिस्कस कर लिया था। इन दिस वीडियो आई विल एक्सप्लेन द फंडामेंटल राइट रिलेटेड टू असेंबली, यूनियन, कॉर्पोरेशन, कोऑपरेटिव सोसाइटीज, राइट टू फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, रेजिडेंस एंड प्रोफेशन। देखिए, आर्टिकल 19 में जितने भी फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं आपकी फ्रीडम से रिलेटेड, दे आर नॉट एब्सोल्यूट, इनको ध्यान रखिएगा। रादर दे आर क्वालिफाइड, मींस दे आर सब्जेक्ट टू सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस मेंशन अंडर आर्टिकल 19। आर्टिकल 19 के क्लॉज 1 में जो फ्रीडम दिया था, आपके बोलने की जो स्वतंत्रता थी, जो आप फील करते हैं उसको एक्सप्रेस करने की जो फ्रीडम दी गई थी, वो क्लॉज 2 में जो भी आपके ग्राउंड है उन्हीं पर केवल रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है, इसके अलावा नहीं। इसको श्रेया सिंघल के केस में क्लियरली कह दिया था 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने। आर्टिकल 19 क्लॉज बी टॉक्स अबाउट द फ्रीडम ऑफ असेंबली। हर किसी सिटीजन को, भारत के हर नागरिक का ये मूलभूत अधिकार है, फंडामेंटल राइट है कि वो पीसफुल असेंबली बना सकता है। पीसफुल असेंबली 19 क्लॉज 1 के सब क्लॉज बी के लिए जरूरी है कि जो आप असेंबली बना रहे हैं, पीसफुल असेंबली, दैट असेंबली मस्ट बी पीसफुल, दैट असेंबली मस्ट बी पीसफुल। ये बहुत जरूरी है कि असेंबली पीसफुल होनी चाहिए, एंड दैट असेंबली मस्ट बी अनआर्म्ड, विदाउट द आर्म, विदाउट द वेपन। मीन्स आप प्रोसेशंस निकाल सकते हैं, एंड दैट असेंबली में भी फॉर एनी पर्पज, है ना, किसी भी पर्पज के लिए आपकी कुछ मांगे हैं सरकार से, उनके लिए आप असेंबली कर सकते हैं। ठीक, आप किसी रिलीजियस पर्पस के लिए भी कर सकते हैं, किसी पॉलिटिकल पर्पस के लिए कर सकते हैं। ठीक है, आप अपने किसी पर्टिकुलर सेक्शन के लिए, क्लास के कुछ राइट्स को आप सरकार के सामने रखना चाहते हैं तो आप असेंबली कर सकते हैं। सो असेंबली का राइट आपका फंडामेंटल राइट है 19 क्लॉज 1 के सब क्लॉज बी में। लेकिन ये तभी होगा, ये राइट तभी है जब वो पीसफुल हो, आप विदाउट आर्म बड़ी शांतिपूर्ण तरीके से असेंबली आपने की हो। ठीक, लेकिन ध्यान रखिएगा, ये राइट भी आपका एब्सोल्यूट नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपका ये जो असेंबली का राइट है, ये आपका कहीं भी, आपका जहां मन करेगा आप वहां ऐसी असेंबली लेके बैठ जाएंगे, है ना, ऐसा नहीं है। ये असेंबली भी है कुछ आर्टिकल 19 के ही क्लॉज 3 में इसके रिस्ट्रिक्शन दिए गए हैं, लाइक सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी। ये आपकी असेंबली से अगर इंडिया की सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी या फिर पब्लिक ऑर्डर को खतरा है, तो आपके इस फंडामेंटल राइट को कर्टेल किया जा सकता है। ओके, इसके बाद और ये चीज ध्यान रखिएगा, ये असेंबली आपके किसी भी पर्पस के लिए हो सकती है, रिलीजियस, इकोनॉमिक पर्पस के लिए हो सकती है ना, आपके बिजनेस वगैरह के कुछ आपके राइट्स हैं उनके लिए हो सकती है, सोशल हो सकती है, कुछ सोशल प्रॉब्लम्स को, कुछ सोशल इश्यूज को लेकर आप कर सकते हैं, पॉलिटिकल हो सकती है। ठीक, तो ये चीज ध्यान रखिएगा, वो कोई भी हो सकती है। इसके बाद है आपका आर्टिकल 19 का सब क्लॉज 3 सी। सब क्लॉज सी, सब क्लॉज सी बात करता है एसोसिएशन यूनियंस की, और जिसमें कि एक अमेंडमेंट कर दिया 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2011 में, और इसमें ऐड कर दिया टर्म कोऑपरेटिव सोसाइटी। ओके, इसको ध्यान रखिएगा, कोऑपरेटिव सोसाइटी। अब यूनियन और एसोसिएशन का राइट भी है, आप यूनियन बना सकते हैं, एसोसिएशन बना सकते हैं, बट अगेन it is not the absolute right, rather it is qualified। इसके लिए भी आर्टिकल 19 के सब क्लॉज 4 में जो ग्राउंड्स दिए गए हैं, सॉवरेनिटी, इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, पब्लिक ऑर्डर एंड मोरालिटी। आपने जो भी कोई एसोसिएशन बनाया है, इट मस्ट बी लॉफुल। हाँ, आपका जो एसोसिएशन बनाया, आपने कुछ लोगों का जो समूह बनाया है, वो किस पर्पस के लिए है, वो इमोरल नहीं होना चाहिए किसी भी तरीके से। वो इमोरल अगर हुआ, क्योंकि यहाँ पर एक ग्राउंड है मोरालिटी, आपके उस एसोसिएशन से पब्लिक ऑर्डर को खतरा है, आपके उस एसोसिएशन से इंडिया की सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी डेंजर में है, सो डेफिनेटली आपके इस फंडामेंटल राइट को कर्टेल किया जा सकता है। ठीक है, तो आप असेंबली बना सकते हैं, आप एसोसिएशंस बना सकते हैं, यूनियन बना सकते हैं, आप कोऑपरेटिव सोसाइटीज बना सकते हैं, ये राइट आपको दिया है, बट ये फंडामेंटल राइट ध्यान रखिएगा एब्सोल्यूट नहीं है। इसके बाद
एसोसिएशन, यूनियन के बाद जो नेक्स्ट आपका बात करता है आर्टिकल 19, वो बात करता है फ्रीडम ऑफ मूवमेंट एंड रेजिडेंस का। फ्रीडम ऑफ मूवमेंट एंड रेजिडेंस, देखिए आर्टिकल 19 आपको फ्रीडम देता है हर एक सिटीजन को कि वो भारत के किसी भी जगह, मूवमेंट का राइट उसको है कि आप किसी भी जगह आप आ सकते हैं, जा सकते हैं, बट अगेन इट इज नॉट द एब्सोल्यूट राइट। ये भी क्वालिफाइड है ना, ये भी क्वालिफाइड है। आपको ऐसा नहीं है, आप देखते होंगे कई सारी जगह लाइक नेक्सलाइड एरिया उनको डिक्लेयर किया गया है, ठीक। कई जगह हो सकते हैं कि वहां पर कोई ट्राइब रहती है, कोई शेड्यूल ट्राइब रहती है, उन जगहों पर जाना आपके लिए अलाउड नहीं है, ठीक। आप वहां नहीं जा सकते। कुछ जगह जैसे आप देखते होंगे फॉरेस्ट में ही कुछ ऐसे एरियाज हो गए, ठीक, कुछ ऐसे एरियाज हो गए, बायोस्फीयर रिजर्व हो गया, ठीक, प्रोटेक्टेड एरियाज हो गए, वहां पर लोगों का जाना मना होता है। तो ऐसा हो सकता है कि फॉर द प्रोटेक्शन एंड फॉर द बेनिफिट ऑफ पीपल कुछ जगहों पर मूवमेंट रोक दिया जाता है, ठीक। अदरवाइज आपके मूवमेंट का राइट आपको दिया गया है और ये आपका फंडामेंटल राइट है एंड इट शोज द यूनिटी। और ये एक तरीके की नेशनल, ठीक है, नेशनलिज्म को बढ़ावा देता है। और ये सिंगल सिटीजनशिप जो हम आर्टिकल 5 में पढ़ते हैं, वो कहीं ना कहीं यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक सिंगल सिटीजनशिप, बीइंग द सिटीजन ऑफ इंडिया, आई कैन मूव एनीवेयर, बट अगेन इट इज नॉट द एब्सोल्यूट राइट। सो डेफिनेटली इसके जो रिस्ट्रिक्शंस दिए गए हैं उनको आपको ध्यान रखना है, जनरल उसमें या फिर शेड्यूल ट्राइब के इंटरेस्ट में इनको कर्टेल किया जा सकता है। इसके बाद जो राइट है वो राइट है रेजिडेंस का। सो नो डाउट, क्योंकि मैं इंडियन सिटीजन हूं तो मुझे पूरा राइट आर्टिकल 19 देता है। आर्टिकल 19 ये आपको पूरी तरीके से राइट देता है कि आप किसी भी जगह रेजिड कर सकते हैं, रेजिडेंस का राइट है। बट क्योंकि ये एब्सोल्यूट राइट नहीं है तो कुछ एरियाज में रेजिडेंस का राइट आपको नहीं है। लाइक पहले जम्मू एंड कश्मीर में नहीं हुआ करता था, बट अब है। कुछ शेड्यूल ट्राइब जहां पर रहते हैं तो वहां पर आपको नहीं है। कुछ नेक्सलाइड एरिया में भी कुछ ऐसे हो सकते हैं, कुछ प्रोटेक्टेड एरियाज हो सकते हैं, हाँ, बायोस्फीयर हो गया, फॉरेस्ट एरिया। तो कुछ जगह ऐसी होती हैं जहां पर आपके रेजिडेंस को अलाउ नहीं किया गया है, आप वहां पर रेजाइड नहीं कर सकते, क्योंकि वो उन शेड्यूल ट्राइब के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करेगा और कहीं ना कहीं आपके इंटरेस्ट को भी प्रोटेक्ट करेगा, ठीक। तो इसको भी आपको ध्यान रखना है कि इसके जो ग्राउंड्स दिए गए हैं वो क्लॉज 5 में है। आर्टिकल 19 के क्लॉज 5 को आप देख सकते हैं, जनरल पब्लिक, ठीक, फॉर द इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक एंड फॉर द इंटरेस्ट ऑफ द शेड्यूल ट्राइब। इनको, इन दोनों चीजों को, जनरल पब्लिक मतलब अगर आपको हम फॉरेस्ट एरियाज में, ठीक है, कुछ रिजर्व एरिया हैं, नेक्सलाइड एरियाज हैं, वहां पर आपके लिए नहीं सेफ है कि आप वहां पर जाके रेजाइड करें। बॉर्डर, बिल्कुल बॉर्डर एरियाज पे कि मुझे तो यहीं पे रहना है, तो आपको वहां पर अलाउ नहीं किया जाएगा, ठीक। इसके बाद जो लास्ट क्लॉज है आर्टिकल 19 का, वो क्लॉज आपकी बात करता है प्रोफेशन की, ठीक। हर एक सिटीजन को भारत की ये राइट मिला हुआ है कि वो अपने हिसाब से अपना प्रोफेशन, कि उसको कौन सा प्रोफेशन, क्या बिजनेस, क्या ट्रेड, क्या करना है, ये उसको पूरा फंडामेंटल राइट आर्टिकल 19 में दिया गया है। बट अगेन इट इज नॉट द एब्सोल्यूट राइट, मींस ऐसा नहीं है आपका जो मन करेगा आप करने लगेंगे। ऑब्वियसली इफ यू वांट टू बिकम अ जज, ओके, आप एलएलबी कर लीजिए, जज बन जाइए। इफ यू वांट टू बिकम अ डॉक्टर, ठीक है, आप मेडिकल की पढ़ाई कर लीजिए, आप बन सकते हैं। तो लेकिन अब कोई व्यक्ति कहने लगे कि नहीं मुझे तो टेररिस्ट बनना है, आपको अलाउ नहीं होगा। अब आप कोई भी बिजनेस में जा सकते हैं, आपको कोई भी बिजनेस करना है, ठीक है, बट अगेन इट इज नॉट द एब्सोल्यूट राइट। अब आप कहेंगे कि नहीं मुझे तो न्यूक्लियर वेपन बनाने हैं, अब मुझे तो इसका बिजनेस करना है, ठीक। आप कहें मुझे तो वेपन्स बनाने हैं, आपको ये अलाउड नहीं होगा। कोई व्यक्ति कहे कि नहीं मुझे तो नोट छापने हैं, मुझे इसका बिजनेस करना है, इट इज नॉट अलाउड, बिकॉज क्योंकि आर्टिकल 19 का जो क्लॉज 6 है वो कहता है कि कुछ ऐसे प्रोफेशंस हो सकते हैं जिसको कि सरकार, जिस पर की सरकार की मोनोपोली होगी, ठीक है। कुछ ऐसे बिजनेस हो सकते हैं लाइक न्यूक्लियर वेपन से रिलेटेड हो गया, करेंसी से रिलेटेड हो गया, डिफेंस वगैरह के जो हो गए, उन पर स्टेट की मोनोपोली है, तो उनको आप नहीं कर सकते हैं। जो नेशनलाइज किया जा सके, कुछ को जो गवर्नमेंट है वो नेशनलाइज कर सकती है, उस पर जो गवर्नमेंट है उस पर गवर्नमेंट का मोनोपोली हो सकता है, तो वो आपको अलाउड नहीं है। दूसरी चीज, जो आपके प्रोफेशन का जो फंडामेंटल राइट है, पहली बात तो ये एब्सोल्यूट नहीं है, आपको समझ आ गया। आप जो करना चाहें वो नहीं कर सकते, ठीक है, जो भी करना चाहें, इफ इट इज नॉट अलाउड या उस पर सरकार की मोनोपोली है तो आप उसको नहीं कर सकते, अदरवाइज आप कर सकते हैं। अब कोई व्यक्ति कहता है कि आई वॉन्ट टू बिकम
जुडिशियल ऑफिसर। सो डेफिनेटली आप जज बन सकते हैं, नो डाउट, लेकिन किसी भी प्रोफेशन के लिए अगर कुछ क्राइटेरिया फिक्स किया गया है तो आपको वो पूरा करना पड़ेगा। मीन्स आपके लिए जरूरी है कि आपने किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या कॉलेज से एटलीस्ट लॉ किया हो। ऐसे ही अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो बिल्कुल बन सकते हैं, लेकिन जो क्राइटेरियाज हैं उनको आपको फुलफिल करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये ऐसा नहीं है कि बिल्कुल एब्सोल्यूट है, जो व्यक्ति जो सोच लेगा वही करने लगेगा। जो क्राइटेरिया फिक्स किए गए हैं आपको उनको फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आर्टिकल 19 के अंडर जो आर्टिकल्स थे वो हैं, आप ध्यान रखिएगा। आर्टिकल 19 में ये सारे फंडामेंटल राइट, आपको पीटी के लिए ये भी जरूरी है कि जो फंडामेंटल राइट लाइक 1A के रिस्ट्रिक्शन क्लॉज 2 में है, 1B के रिस्ट्रिक्शन क्लॉज 3 में है, 1C के रिस्ट्रिक्शन क्लॉज 4 में है, 1D एंड E के रिस्ट्रिक्शन आपके क्लॉज 5 में है, एंड 1G के रिस्ट्रिक्शन आप देख लीजिएगा क्लॉज 6 में है। F डिलीट कर दिया गया है 44 से। और रिस्ट्रिक्शन में क्या क्या ग्राउंड है आपको पीटी के लिए ये भी जरूरी है, वो भी आपसे पूछा जाता है। आई होप कि आर्टिकल 19 आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू।